लास्ट क्लास में हमने जो ठोसों के अभिलक्षण थे और ठोसों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। और ठोसों के वर्गीकरण में दो प्रकार के ठोस हमने पढ़े थे, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। इसके बाद में हम जो क्रिस्टलीय ठोस है उस क्रिस्टलीय ठोस का आगे वर्गीकरण कर रहे हैं, है ना। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है। तो इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों का क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। अब क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो चार प्रकार से किया जा सकता है। और किसके आधार पर कर रहे हैं हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हो रहा है जो हमारे अवयवी कणों के मध्य में जो आकर्षण बल उपस्थित होते हैं, उन आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये किसके आधार पर है? अवयवी कणों के मध्य आकर्षण आकर्षण के आधार पर या आकर्षण बलों के आधार पर इन्हें चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। जो अवयवी कण है उन अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल के आधार पर इन जो क्रिस्टलीय ठोस है उनको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा आणविक ठोस। ठीक है। दूसरा होता है हमारा आयनिक ठोस। ठीक है। और थर्ड होता है धात्विक ठोस। और लास्ट होता है सहसंयोजी ठोस। इसका एक और नाम होता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, है ना। नेटवर्क ठोस, इसको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब इसके बाद में जैसे आणविक ठोस है, तो ये जो आणविक ठोस है इस आणविक ठोस को आगे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। जो आणविक ठोस होता है उस आणविक ठोस को हम आगे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला होता है हमारा अध्रुवीय, है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है। तो ये हमारे पास में ठोसों का वर्गीकरण है कंप्लीटली। पहला होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है। तो हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और लास्ट में सहसंयोजी ठोस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है? सहसंयोजी ठोस। ठीक है ना। तो सबसे पहले है आणविक ठोस। ठीक है। तो सबसे पहला है आणविक ठोस। ठीक है। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? देखो, आणविक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अणु होते हैं।
ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है ना। अध्रुवीय आणविक ठोस तो मतलब इसमें जो अणु होंगे वो कैसी प्रकृति के होंगे, अध्रुवीय प्रकृति के होंगे। ठीक है। जैसे जैसे मान लो हमने आ, जैसे ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें जिनमें अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं, अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। अब इसमें अध्रुवीय आणविक ठोस में एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे जो अक्रिय गैसें होती है, हीलियम है ना, आर्गन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, अध्रुवीय आणविक ठोस के। उसके बाद में H2, CO2 है ना, N2, O2, ये सभी किसके उदाहरण हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस के। ठीक है ना। और ये अध्रुवीय आणविक ठोस की खासियत क्या होती है, इनका जो गलनांक होता है बहुत निम्न होता है। ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है ना। और ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है ना, सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो होता है, जैसे ये ठोस होते हैं, इनको अगर ठोस अवस्था में मुलायम है, लेकिन अगर मान लो अगर कमरे के ताप पर बात करें तो कमरे के ताप पर ये कैसे होते हैं, गैस अवस्था में या फिर द्रव अवस्था में। जैसे O2 है, O2 क्या होता है, O2 कमरे के ताप पर गैस होता है। ठीक है ना। तो ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन अगर मान लो इनको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए ठोस अवस्था में, ये कैसे होते हैं, मुलायम प्रकृति के होते हैं। तो ये कमरे के ताप पर गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां से, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अध्रुवीय आणविक ठोस का एक उदाहरण लिखिए। तो तुम्हें एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CO2 किस प्रकार का आणविक ठोस है। तो आणविक ठोस में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। तो तीनों प्रकारों में भी कौन सा प्रकार है, अध्रुवीय आणविक ठोस है या ध्रुवीय आणविक ठोस है या फिर हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। तो ये तीनों प्रकार को हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया हमारा, पहला हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा आता है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके बाद में सेकंड है बी, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस नाम से पता चल रहा है इसमें जो अणु होंगे वो कैसे होंगे, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, जिनमें अवयवी कण
जिनमें अवयवी कण ध्रुवीय ध्रुवीय अणु होते हैं, अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं। तथा इन अणुओं के मध्य, इन अणुओं के मध्य, ध्रुवीय का मतलब समझ रहे हो, ध्रुवीय का मतलब है जैसे मान लो ये ए बी कोई अणु है, तो इसमें एक एटम अधिक विद्युत, एक परमाणु अधिक विद्युत ऋणी में होगा और दूसरा परमाणु कम विद्युत ऋणी होगा। तो बंद के इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये ए अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो जो ए क्या करेगा, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन है आंशिक रूप से किसकी तरफ विस्थापित हो जाएंगे, ए की तरफ। और आंशिक रूप से ए की तरफ विस्थापित होंगे तो इसका जो इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पे आंशिक धनावेश आ जाएगा, जिसके कारण ये अणु कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकृति को, मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश क्रिएट हो जाए, पर उस पर उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु कहेंगे, ठीक है। तो ए बी मॉलिक्यूल, अगर मान लो ए अधिक विद्युत ऋणी है, बी कम विद्युत ऋणी है, तो ए बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ए पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और बी पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पे आंशिक धनावेश मतलब पार्शियल चार्ज, आंशिक आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और जिससे अणु क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा, ठीक है। तथा इन अणुओं के मध्य और ध्रुवीय अणु होते हैं, जैसे ध्रुवीय अणु है तो इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो अब दूसरा मॉलिक्यूल होगा ए बी, तो इस पे क्या होगा, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। तो बताओ द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा, एक प्रकार का वान डेर वाल फोर्स है, तो इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल लगेगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। इन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल लगेगा। जबकि अध्रुवीय अणु होते हैं, अध्रुवीय अणुओं के मध्य में कौन सा लगता है, अध्रुवीय अणुओं के मध्य में लगता है लंदन बल या परिक्षेपण बल, ठीक है। लंदन बल या परिक्षेपण बल, तो जो वान डेर वाल फोर्स का, जो वान डेर वाल बल होते हैं, उन बल का सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है ना। तो उसमें एक पॉइंट और लिख लेना, अध्रुवीय आणविक ठोस में, इसमें क्या होता है, इनमें अवयवी कणों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल, जिसे हम लंदन बल या परिक्षेपण बल कहते हैं, उपस्थित होता है, ठीक है ना। कण ध्रुवीय अणु होते तथा इन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है, ठीक है ना। द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है। अवयवी कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो हमारे पास में जैसे SO2 हो गया, है ना। SO2 अध्रुवीय होता है, सॉरी ध्रुवीय होता है SO2, ठीक है। NH3 हो गया, देखो NH3 को हाइड्रोजन बंधित में भी रखा गया है, तो NH3 हो गया, SO2 हो गया, तो ये किसके उदाहरण हैं, जैसे HCl हो गया, HCl, तो ये ध्रुवीय अणु है, ये ध्रुवीय अणु है, ये ध्रुवीय अणु है, ठीक है ना। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम, अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा, प्रॉपर्टीज में जैसे मान लो ये जो होता है, ये इनका गलनांक क्या होता है, अध्रुवीय आणविक ठोसों से क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। इनका गलनांक जो होता है आणविक, जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं उनसे क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है ना। विद्युत के कुचालक होते हैं, धारा का कोई प्रभाव नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, ये कमरे के ताप पर मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम, पर अधिकांशतः कैसे होते हैं, द्रव व गैस अवस्था में होते हैं। अगर हम कमरे के ताप पर देखें तो क्या होते हैं, द्रव और गैस अवस्था में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें HCl की, HCl कैसा होता है, कमरे के ताप पर गैस फॉर्म में होता है।
वैसे लिक्विड में होता है, लेकिन अगर उसको खुला छोड़ देंगे हम तो वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो गैस में अवेलेबल है। ठीक है, NH3 क्या होता है, गैस होता है। SO2 क्या होता है, गैस होता है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है ना, ठोस अवस्था में मुलायम होते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार। सबसे पहला प्रकार देखो, दोनों में अंतर क्या है, उसमें अध्रुवीय अणु होंगे, इसमें क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। अध्रुवीय में कोई भी आकर्षण बल नहीं होगा, उसमें केवल सबसे जो वीक फोर्स होते हैं, सबसे वीक फोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक हमारे सबसे लास्ट में होता है वान-डेर-वाल्स फोर्स में लंदन बल, या फिर उसको हम बोलते हैं परिक्षेपण बल। तो उन अवयवी कणों के बीच में केवल परिक्षेपण बल उपस्थित होता है, जबकि इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है, जो कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल परिक्षेपण बल की तुलना में प्रबल होता है। इसी कारण ध्रुवीय जो आणविक ठोस होते हैं उनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा लास्ट इसमें आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, तो हाइड्रोजन नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण परस्पर किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, जिनके अणुओं के मध्य, अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य, कणों के मध्य, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों के मध्य हाइड्रोजन बंध, प्रबल हाइड्रोजन बंध, या फिर प्रबल, प्रबल हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है ना, प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं, मतलब प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। ठीक है, अवयवी कणों के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, तो ऐसे ठोस को हम कहेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जैसे इसके एग्जांपल है, सिंपल से एग्जांपल है, इस एग्जांपल में क्या आता है, H2O आता है, HF आता है ना, H2O आता है, HF आता है, CH3COOH आता है, CH3COOH। ठीक है ना, तो इसमें जैसे अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट की बात करें, इनके जो गलनांक हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोस उनसे क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक, गलनांक अन्य आणविक, आणविक ठोसों से, ठोसों से उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है ना, और ये सामान्यतः कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होते हैं, द्रव या गैस अवस्था में होते हैं। तो ये एग्जाम्पल और इनकी प्रॉपर्टीज हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, इनके एग्जाम्पल याद रखने और इनकी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है सबकी। तो वही कहानी है, ये हम पढ़ रहे हैं कि अवयवी कणों के बीच में किस प्रकार का आकर्षण बल है। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले आणविक, जो हमारा सबसे पहला था अध्रुवीय आणविक ठोस, तो उसमें लंदन बल था। दूसरा पढ़ा था हमने ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस में किस प्रकार का था, ध्रुवीय आणविक ठोस में होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल,
और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, जिनमें अवयवी कणों के बीच में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है ना। तो ये हमारा जो आणविक ठोस है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा आयनिक ठोस। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का ठोस है। जैसे तुमको कह दिया कि H2O किस प्रकार का आणविक ठोस है, ठीक है ना, या फिर तुमसे कह दिया ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सहसंयोजक ठोस। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड है क्या है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ठीक है, सेकेंड है हमारा आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होता है इसको समझना पहले। इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है ना। और उन आयनों के बीच में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। ठीक है ना। ये जो अवयवी कण होते हैं, इसमें जो आयनिक ठोस होते हैं, में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। और उन आयनों के मध्य में क्या होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसके कारण ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये जल में जो होते हैं वो विलेय होते हैं, है ना, लगभग क्या होते हैं, पूर्ण विलेय होते हैं। उसके बाद में अगर इनकी कंडक्टिविटी, चालकता की बात करें तो ये विद्युत के, मतलब ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है ना। तो क्या होते हैं ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं तथा ये आयन प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है ना। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम क्या होता है, कूलाम बल होता है। ठीक है ना। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसका दूसरा नाम होता है कूलाम बल, है ना, इसको कूलाम बल भी कहते हैं। तो से बंधे होते हैं, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं हमारे। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल में जैसे NaCl हो गया, है ना, NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, CaF2 हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आयनिक ठोस के। ठीक है ना। इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं, कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब क्या है कि उसको चोट मारने पर वो बिखर जाए। ठीक है ना। चोट मारने पर, जैसे नमक का टुकड़ा होता है, बड़ा टुकड़ा लेते हैं, अगर उसको थोड़ा सा चोट मारते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या होता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक है ना। तो उसको, इसलिए ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, वह भंगुर प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना। और ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, कमरे के ताप पर देखो जरा, NaCl, ये सारे कंपाउंड, तो ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। ठीक है ना। कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। उसके बाद में अगर चालकता की बात करें तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि आयनिक ठोस होते हैं उनमें जो धारा का चालन होता है वो किसके कारण होता है, आयनों के कारण। अब ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, गति नहीं कर पाते। लेकिन यदि उनको गलित अवस्था में लाया जाए या फिर उसका विलयन बनाया जाए तो वो उनके आयन है वो गति करने लग जाते हैं। ठीक है ना। और आयनों की गति के कारण उसमें धारा का प्रभाव होने लगता है। तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था, जिसे हम कहते हैं पिघली हुई अवस्था में, जैसे नमक को पिघला दिया जाए, गलित अवस्था
गलित अवस्था व इनके जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, इनके जलीय विलयन में विद्युत के, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है ना, इनके जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आया? आयनिक ठोस, मेन चीज क्या याद रखनी है, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम बल भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है CaF2, ZnS, है ना, MgO, NaCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्या होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं, है ना, और भंगुर प्रकृति के होते हैं, मतलब चोट मारने पर बिखर जाते हैं। ठीक है, इसमें इनका जो गलनांक होता है, गलनांक क्या होता है, वो उच्च होता है। ठीक है ना, और ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। अगर इनकी चालकता की बात करें तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इनकी गलित अवस्था और पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है ना, सॉरी, गलित अवस्था, ये पिघली हुई अवस्था, और उसके जलीय विलयन में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड आता है हमारा धात्विक ठोस। ठीक है, तो थर्ड है, तीसरे प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। ठीक है, तो धात्विक ठोस क्या होता है, इसको समझना। धात्विक ठोस क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कर्नेल होते हैं। कर्नेल का मतलब समझना, ये इंपॉर्टेंट है ना। कर्नेल क्या होता है, जैसे मान लो कोई धातु है, जैसे मान लो कोई भी धातु है और धातु में परमाणु है, तो वो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। मान लो क्रिस्टलीय ठोस है तो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होंगे ना, तो ये परमाणु है। ठीक है, तो ये परमाणु क्या करेंगे, अब जैसे मान लो अलग अलग धातु परमाणु की अलग अलग प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। जैसे कोई धातु परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, कोई धातु परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जैसे कॉपर है, कॉपर +1 भी हो सकता है, कॉपर +2 भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे सोडियम +1 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो अलग अलग धातु परमाणुओं की अलग अलग प्रकृति होती है। तो अब जैसे मान लो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब इस इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो ये आयन बने हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, हम कर्नेल कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, हमारे कर्नेल होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कर्नेल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल उपस्थित होगा। ऐसे ही इनके बीच में आकर्षण बल उपस्थित होगा, ऐसे इधर। तो ये इस प्रकार का जो आकर्षण बल है, इसको हम कहते हैं धात्विक बंध। ठीक है ना, इस प्रकार का जो ये आकर्षण बल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रकार का धात्विक बंध है। और इस मॉडल को हम, एक फेमस नाम है इसका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। मतलब इसमें क्या होता है कि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई धातु एक एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उसमें धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उनके बीच में वो धनायन उपस्थित रहेंगे। समझ में आया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उसमें जो कर्नेल हैं, जो धनायन है, वो ऐसे लगेंगे जैसे मान लो अब बहुत इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, उसमें जैसे जो ये कर्नेल हैं वो डूबे हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। कर्नेल समझ में आया, कर्नेल क्या होता है, ये धातु परमाणु होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, त्यागने के बाद में जो धनायन है उसको क्या कहते हैं, हम कर्नेल कहते हैं। तो इसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कर्नेल होते हैं। धात्विक ठोस में इनमें ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनमें जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, धातु कर्नेल होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं
कर्नेल होते हैं तथा ये ये अवयवी कण प्रबल धात्विक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बंध है। तो इस प्रकार ये बंध को हम क्या बोलेंगे, इसको अलग से नाम दे रहे हैं हम, है ना। ये जो बंध है इसको क्या बोलेंगे हम, धात्विक बंध। ठीक है ना, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल है। ये इनके बीच में क्या होगा, धात्विक बंध उपस्थित होगा और इनको क्या कहेंगे हम, कर्नेल कहेंगे। ठीक है ना। अब इनके गुणों की बात कर लेते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज है धात्विक ठोस की। ये क्या होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ये आघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब चोट मारने पर फैल जाना, जैसे चद्दरें बनाई जा सकती हैं इसकी। तन्यता मतलब तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, मतलब तन्यता मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम उसमें स्ट्रेन। ठीक है ना, तो तन्यता का गुण पाया जाता है और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और क्या होते हैं, ये क्या होती हैं, चमकदार व विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है ना, ये चमकदार व विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी धात्विक ठोस की। ठीक है ना, तो धात्विक ठोस में ये कहानी है। इनका गलनांक उच्च होता है, इनमें आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण पाया जाता है, ये चमकदार व विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो CU, Mg, है ना, Ag, Au, या फिर ऐसे बोल सकते हैं Fe, है ना। तो ये सभी धातुएं क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं धात्विक ठोस के अंदर रखा गया है इनको। ठीक है ना। उसके बाद में लास्ट हमारा ठोस है, लास्ट वर्गीकरण है, जो लास्ट प्रकार है वर्गीकरण का, वो है हमारा सहसंयोजी ठोस। ठीक है, जिसको हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। लास्ट है सहसंयोजी ठोस, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है नेटवर्क ठोस। ठीक है, तो लास्ट है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस भी इसको कहा जाता है, सहसंयोजी ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। तो अब इसमें सहसंयोजी ठोस में क्या होता है, देखो ये इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो अधातु परमाणु होते हैं। इनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं जो प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा बंधित होते हैं। ठीक है ना, और ये सबसे कठोर प्रकार का ठोस है। इसमें जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, वो प्रबल होती है। क्यों? क्योंकि सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो एक दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। हम तुमको बता चुके हैं कि सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि आयनिक बंध अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो सहसंयोजी बंध के दिशात्मक प्रकृति के होने के कारण उनकी जो ज्यामिति है वो एक फिक्स ज्यामिति होती है, और उनका जो संकुलन है, मतलब उनकी जो पैकिंग है वो पैकिंग भी अच्छी होती है, जिसके कारण इनका गलनांक, क्वथनांक सब क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना। तो सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं। ठीक है ना, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं तथा ये परमाणु
प्रबल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक नेटवर्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, नेटवर्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनका एक और नाम रखा गया है, इनको हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। मतलब अवयवी कण है वो आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे हीरे की स्ट्रक्चर होती है, तुम जानते हो, तो हीरे की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक प्रकार का नेटवर्क होता है पूरा। ठीक है ना, तो इसलिए इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अधातु परमाणु होते हैं तथा ये परमाणु प्रबल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक नेटवर्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए इन ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो सहसंयोजी ठोस जो होते हैं उनको नेटवर्क ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो उसका रीजन होगा क्योंकि सहसंयोजी ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अधातु परमाणु होते हैं, जो प्रबल सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़कर एक नेटवर्क नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, जैसे SiC, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन एग्जाम्पल तो हमें याद रखने, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ठीक है ना, उसके बाद में SiO2, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्वार्ज। ठीक है ना, इसके बाद होता है AlN, ये क्या होता है, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसके बाद में जैसे कार्बन होता है, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, है ना, हीरा इसका एग्जांपल है, डायरेक्ट लिख देते हैं हीरा, है ना। और क्या होता है, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट। ठीक है ना, इसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये अत्यधिक बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, अत्यधिक कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं, ये अत्यधिक कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। वही जो आयनिक ठोस में हमने पढ़ा था, मतलब क्या होते हैं, चोट मारने पर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो कठोर तो भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा, इनका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। ठीक है ना, इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब लेकिन इसका एक अपवाद होता है। ठीक है ना, यहाँ पे हम अपवाद लिख रहे हैं इसका, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अपवाद क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा ना, यहाँ पे लिखते हैं अपवाद। ठीक है, तो अपवाद में क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। वह कैसा होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है ना, जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक होता है वह मुलायम होता है, ये इसका एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेफाइट जो होता है किस प्रकार का ठोस है, तो ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है। ठीक है ना, सहसंयोजी ठोस है। उसके बाद में उस ठोस का नाम लिखिए जो उससे सहसंयोजी, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, उससे सहसंयोजी ठोस का नाम लिखिए जो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है ना, सॉरी गलत लिख दिया हमने, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि बाकी जो
और ठोस होते हैं वो विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे ये इसका रीजन क्या है, इसके अगर रीजन की बात करें हम कि ये किस वजह से हो रहा है, किस कारण हो रहा है, तो इसका रीजन देखते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, जबकि जो हीरा होता है वो विद्युत का जब बाकी अन्य होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसका रीजन क्या है। ठीक है। तो ये रीजन हमें पता चलेगा इनकी स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो जैसे हीरे की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हीरे की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, कार्बन है तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी, 4 वैलेंसी होंगी। उन 4 वैलेंसी से अलग अलग कार्बन कनेक्ट होगा। फिर उसके बाद में इस कार्बन से 4 कार्बन अदर कनेक्ट होंगे, कार्बन कार्बन। ठीक है ना। ऐसे ही इस कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। ऐसे ही इस कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट होंगे, है ना। ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारे हीरे की। इसमें प्रत्येक कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है। जैसे ये कार्बन भी आगे कनेक्टेड होगा, 4 कार्बन से आगे कनेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये है हमारा हीरा। अब एक बात बताओ, हीरे में क्या होता है, हीरे में प्रत्येक जो कार्बन होता है, प्रत्येक जो कार्बन होता है उस कार्बन कार्बन के भाइतम को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और वो चारों इलेक्ट्रॉन यदि बंद बनाने में काम आ जाए, यदि चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम आ जाते हैं, तो उस वह जो कार्बन है उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए मुक्त नहीं होता है। ठीक है ना। यदि सभी इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के काम में आ गए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह नहीं करेगा, क्योंकि गति करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए हीरे में सभी जो कार्बन परमाणु उसके चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, जिसकी वजह से हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। ठीक है ना। इसमें इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है, होता है। इसलिए जो हीरा होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। अगर ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, देखो। ठीक है ना। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें ये परतें होती हैं ग्रेफाइट की। ठीक है ना, इस प्रकार से होती है। तो इसमें क्या होता है, देखना जरा ध्यान से, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन केवल 3 बंध बनाता है। ठीक है ना। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, ये क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है ना। तो इस ग्रेफाइट में क्या होता है, जैसे कोई कार्बन होता है, वो कार्बन केवल कितने बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है। और जब 3 बंध बनाएगा तो कार्बन के भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में काम में आ गए, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही, ऐसे ही प्रत्येक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाएगा ना, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही गति करने के कारण धारा का प्रवाह करेगा। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में ग्रेफाइट में कार्बन 3 बंध बनाता है, 3 बंध बनाता है, बनाता है, जिसके कारण कारण कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, मुक्त रह जाता है, जिसके कारण कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही गति के कारण ही
धारा का धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। ठीक है ना, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही ग्रेफाइट में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। इस वजह से जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है।